भव्य दिव्य महाकुंभ से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। आज तो संगम में पूरी योगी कैबिनेट ने एक साथ डुबकी लगाई है, पानी में खेला है, मौज मस्ती भी की है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरें तो दिखाता ही हूं, लेकिन अगर अमेरिका में आग लग जाए या फिर ट्रंप की वापसी हो तो विदेश की खबर भी दिखाता हूं, जो आपको देखना और जानना जरूरी होती है। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कि कौन कौन सी खबर आज आप 8 से 9 देखने वाले हैं। तो आज भी बता देता हूं कि सबसे पहले आपको महाकुंभ की तस्वीरें दिखाऊंगा। योगी कैबिनेट की बैठक भी आज महाकुंभ में ही हुई है। सीएम योगी के साथ 54 मंत्रियों ने एक साथ पवित्र संगम में डुबकी लगाई है। अच्छी तस्वीरें हैं, विस्तार से दिखाऊंगा। बच्चों की तरह खेल रहे हैं मुख्यमंत्री और मंत्री, इसलिए पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। दूसरी खबर में बात दिल्ली चुनाव की करूंगा। पहले पूर्वांचल पर तनाव था और अब पंजाब को लेकर राजनीति में संग्राम मचा हुआ है। प्रवेश वर्मा ने पंजाब वाले नंबर प्लेट पर बयान दिया और अरविंद केजरीवाल ने अब निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, जानना चाहते हैं? जुड़े रहिएगा, सब कुछ दिखाऊंगा, एक एक पहलू का विश्लेषण करूंगा। तीसरी खबर में बात करेंगे सैफ अली खान की संपत्ति की। सैफ अली खान की संपत्ति सरकार क्यों ले रही है? ये तो खबर आपने देख ली, संपत्ति ले रही है, संपत्ति ले रही, क्यों ले रही है, क्यों ले रही है, कितनी संपत्ति ले रही है? आज इसी सवाल का जवाब आपको विस्तार से दिखाएंगे। चौथी खबर में बात सिंगरौली के बर्तन घोटाले की करेंगे। सोचिए, 50 रुपए का चम्मच 800 रुपए में खरीदा गया। कैसा चम्मच है भाई, कैसा चम्मच है, या कितने चम्मच लगे हैं इस चम्मच को खरीदने में, बताऊंगा आपको, जुड़े रहेगा। पांचवी खबर में बात उज्जैन की होगी। महाकाल मंदिर जाते हैं ना, खूब वीडियो बनाते होंगे, लेकिन अब भस्म आरती में मोबाइल ले जाना ही बैन हो गया है। पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। छठवीं खबर में बात करेंगे पिछोर के बीजेपी विधायक ने थानों में प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। विधायक प्रीतम लोधी ने 3 थानों में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। पूरे प्रदेश में चर्चा है, इसलिए इस पर भी बात करूंगा कि विधायकों का रौला भौकाल क्या होता है। सातवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। गरियाबंद के जिस जंगल में 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर गोलियां चलाई है, वहां सबसे पहले आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज, आपका अपना सहयोगी नीतीश गर्ग पुरुषोत्तम पात्रा ग्राउंड पर पहुंचे। नक्सलियों पर चली गोलियों का सबूत देखना चाहते हैं? जुड़े रहिएगा, सब कुछ दिखाऊंगा। और आखिर में बात करेंगे अंबिकापुर में टमाटर की खेती करने वाले किसान परेशान है, बहुत परेशान है। विस्तार से खबर दिखाएंगे। तो चलिए अब शुरुआत कर देते हैं और आपको 8 से 9 खबरों का फुल डोज बुलेटिन दिखा देते हैं। सीधे मुद्दे की बात में वादा किया हूं, रोज महाकुंभ की तस्वीर दिखाऊंगा और इसलिए महाकुंभ में योगी सरकार पहुंची है, तो इसका भी विश्लेषण करूंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। और आज तो महाकुंभ में योगी सरकार की तस्वीर चर्चा में है। पूरी कैबिनेट एक साथ डुबकी लगाई, तस्वीरें सुर्खियों में है, इसलिए चलिए विस्तार से इसका भी विश्लेषण कर देते हैं। सबसे पहले शुरुआत सबसे चर्चित तस्वीर से करूंगा। मैंने कहा था ना, बच्चों की तरह मुख्यमंत्री और मंत्री खेल रहे हैं। देखिए तस्वीर, महाकुंभ में योगी कैबिनेट के मंत्रियों का अलग अंदाज देखने को मिला है। एक दूसरे पर पानी फेंकते हुए सभी मंत्री नजर आए। संगम में स्नान के दौरान योगी सरकार के मंत्रियों ने खूब मस्ती की। सख्त छवि वाले मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ बीच में मौजूद हैं और मां गंगा की गोद में खेल रहे हैं। वाकई मां गंगा की गोद में आकर कोई भी बच्चा बन जाता है, कोई भी बच्चा बन जाता है। महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 54 मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई है, 54 मंत्रियों के साथ। इससे पहले महाकुंभ मेला क्षेत्र में ही योगी कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद योगी और 54 मंत्री अरेल घाट से स्टीमर से संगम के लिए रवाना हुए। रास्ते में साइबेरियन पक्षियों और मछलियों को योगी ने नमकीन खिलाई। इसके बाद संगम में योगी और सभी 54 मंत्रियों ने डुबकी लगाई। पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद योगी समेत सभी मंत्रियों ने संगम तट पर पूजा अर्चना की, मां गंगा की आरती की। संगम आई योगी सरकार की तस्वीरों को समेटती एक रिपोर्ट देख लीजिए, इसके बाद बात करेंगे। देखिए रिपोर्ट। कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है,
लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर मंत्री परिषद कैबिनेट के साथ बैठा, बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए। बहुत सौभाग्यशाली हम लोग। जीवन का बहुत आनंदित पल है। आज मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये कुंभ का स्नान किया। पवित्र स्थान जो तपस्थली है संतों की, मनीषियों की, उसमें स्नान करके क्या अनुभूति, ये तो हृदय ही जानता है, शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भव्य स्नान हुआ, भव्य स्नान हुआ, और आज का जो आनंद है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देश प्रदेश और समझ गए आपने, मैंने कहा है आपसे, देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर वो खबर दिखाऊंगा जो आज सबसे बड़ी खबर है। पवित्र संगम में डुबकी लगाने के बाद, विधि विधान से पूजा अर्चना और मां गंगा की आरती करने के बाद योगी समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों ने प्रसाद ग्रहण किया। महाकुंभ में योगी सरकार पहुंची तो राजनीति भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करने पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने तंज कसा तो योगी के मंत्रियों ने भी पलटवार किया। सुन लीजिए। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। अखिलेश जी पूरी तरह से डिरेल्ड है, सनातन के खिलाफ बोलते हैं और आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने की वजह से इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। श्री अखिलेश यादव जी को मानसिक रोग है, दृष्टि दोष है, इसका वो इलाज करावे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, गंगा मैया से भी प्रार्थना करता हूँ, हे भैया उनको सद्बुद्धि दे। अब नेता महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे हैं तो राजनीति तो होती ही रहेगी, लेकिन दिन भर महाकुंभ से तस्वीरें भेजने वाले हमारे सहयोगी आदर्श और अनमोल भी सीधे प्रयागराज से जुड़ गए हैं। आदर्श ठाकुर, ठीक नहीं कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, वादे के मुताबिक तस्वीर नहीं दिखा रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो, लाइव नहीं छोड़ूंगा, याद रखना, ठीक है। सिकन ना आए चेहरे पर, अब जहां खड़े हो वो सब कुछ दिखा देना। अनमोल, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जो योगी बैठक हुई है आज, कैबिनेट की अंदर की पूरी कहानी, हो रही राजनीति और दिन भर चले घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता दीजिए आदर्श, फिर उसके बाद बात करेंगे। ज्ञानेंद्र जी, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से अपने 54 मंत्रियों के साथ में यहाँ पर डुबकी लगाई है और कैबिनेट की बैठक की है, ये पहली बार नहीं है। 2019 के कुंभ में भी इस तरीके की बैठक हो चुकी है। इस तरीके से अपने मंत्रियों और साथ ही साथ संतों के साथ भी पिछली बार तो उन्होंने डुबकी लगाई थी, और ऐसे में इस बार राजनीति ज़्यादा हो रही है। अखिलेश यादव के उस बयान से लगातार ना सिर्फ यूपी सरकार के लोग, मंत्री नाराज़ हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो बीजेपी के लोग हैं वो भी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। कुल मिलाकर ये पहले से माना जा रहा था कि इस बैठक के बाद या इस संगम स्नान के बाद
राजनीति शुरू होगी और वही हो रहा है और आने वाले दिनों में ये राजनीति और भी बढ़ सकती है। एक और जहां अखिलेश यादव के हरिद्वार में जाकर गंगा स्नान करने को लेकर भी राजनीति हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कुंभ में बैठक को लेकर राजनीति हो रही है। इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं जहां पर मैं मौजूद हूं, ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है और यहां पर बेहद खूबसूरत कार्यक्रम, बेहद खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि चारों तरफ की तस्वीर दिखाएं और यहाँ पर कैसा माहौल है, कौन से लोग आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा कहा गया कि आकर्षण का केंद्र जो अखाड़ों पे जहाँ से आप घूम के गए हैं, उसके अलावा अगर इस हिस्से में कहीं पर है तो ये वही जगह है। चारों तरफ ना सिर्फ भक्तिमय प्रोग्राम हो रहे हैं, अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पर उस संदेश को सुनने आ रहे हैं और इसके साथ साथ कई तरीके के यज्ञ अनुष्ठान भी हो रहे हैं। कोशिश ये है कि एक तरीके से कुंभ के जरिए ही जो संदेश है वो पूरी दुनिया तक गए और इसीलिए ना सिर्फ यहाँ पर ये आध्यात्मिक बल्कि इसके साथ साथ युवा कुंभ, मीडिया कुंभ, सोशल मीडिया कुंभ, ऐसे तमाम आयोजन भी किए जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, ठीक बात है, ठीक बात है। ये जो आपने तस्वीर दिखाई, जो मायने बताए आपने, तस्वीर देखकर ये लगता है कि वाकई में ये मेला है और ये आध्यात्मिक मेला है। कुंभ मेला सनातन का मेला है, धार्मिक मेला है और इस मेले में जिस वक्त हमारे सहयोगी पहुंच जाएं वहां केवल और केवल जनता जनार्दन ही दिखाई देती है। अनमोल, आप कहां खड़े हैं? और आज तो राजभर को आपने लाइव टेस्ट कर लिया, राजभर का। बोले काहे गाड़ी नहीं मिली, नाराज है मंत्री जी। अच्छी बात ठिठोली आपकी हुई है। अभी कहां खड़े हैं और क्या देखा आज मंत्रिमंडल के स्नान पर, पहले वो बता दीजिए, फिर तस्वीर दिखा दीजिए। अनमोल। अब बिल्कुल देखिए, एक बहुत बड़ा अवसर था क्योंकि देखिए गंगा यमुना सरस्वती का संगम और वहाँ पर पहुँचे योगी आदित्यनाथ और उनके साथ पूरा उनका मंत्रिमंडल। देखिए हंसी ठिठोली भी हुई क्योंकि जो ओपी राजभर थे उनसे मेरी जब बातचीत हो रही थी तो वो जिद पर अड़ गए थे। जिस तरीके से उन्होंने बच्चों की तरह स्नान किया, ठीक उसी तरीके से वो बच्चों की तरह ये भी जिद कर रहे थे कि अगर बस में अगर हमको सीट नहीं मिलेगी तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ये बड़ा अच्छा एक माहौल था। खैर बाद में जो है मामला सलटा लिया गया और फिर बाद में सब जो है नॉर्मल हो गया। अब मैं जो आपको बता देता हूं कि अभी कहां खड़ा हूं। देखिए श्री गुरु काशनी शिविर में इस वक्त मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो देखिए धर्म, आध्यात्म और संस्कृति है कुंभ, उसकी रंग जो है यहाँ है। क्योंकि देखिए पीछे में जो है आपको भगवान श्री कृष्ण नजर आ जाएंगे। गो के लगातार यहाँ पर जो शिविर है अलग अलग बनाए गए, यहाँ पर अलग अलग संस्कृति को सहेजा गया है और बताया जा रहा है लोगों को, नए पीढ़ी को ये बताया जा रहा है कि इसका जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को प्रेरित किया था गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए। कुछ हमारे साथ लोग हैं और देखिए सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक भाई साहब है हमारे साथ नेपाल से, देखिए ध्वज भी लगाए हुए हैं। आप बता दीजिए कि कब आए हैं और कितना? हमने प्राय सभी कुंभ अटेंड किए हैं, हरिद्वार का किए हैं, उज्जैन का किए हैं और नासिक का किए हैं। इलाहाबाद का हमने ये दूसरा है हमारा और हम कुंभ में आते रहते हैं। हम गुरुदेव हुए हैं। ठीक है आदर्श और अनमोल, आप दोनों का शुक्रिया। इसी तरह से कुंभ, पूरे कुंभ में आप तस्वीर दिखाते रहिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और आगे मैंने आपसे ये कहा है कि कुंभ और दिल्ली विधानसभा चुनाव की हर तस्वीर आपको दिखाऊंगा। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अगर देखना है तो और कहीं मत जाइए, विस्तार न्यूज लगा लीजिए, क्योंकि कहीं आपको डिबेट दिखाई देगा, कहीं आपको चीख चिल्लाहट दिखाई देगी। जब आप 8 बजे विस्तार न्यूज खोलेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ समाचार सुनाई देगा, सिर्फ और सिर्फ आपके काम की खबर दिखाई देगी। सीधे मुद्दे की बात में मेरी कोशिश ये होती है कि वो खबर जो आप देखना चाहते हैं, वो खबर जो आप जानना चाहते हैं, सिर्फ वही खबर दिखाऊं देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। अगली खबर देश की ही है, दिल्ली की है। दिल्ली में चुनाव है, पंजाब पर तनाव है। क्या बोल दिया है प्रवेश वर्मा ने और क्या निशाना साध दिया है अरविंद केजरीवाल ने। जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी पारा हाई होता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। शीश महल से लेकर चुनावी हिंदू तक का मुद्दा चर्चा में छाया रहा है। आज दिल्ली में गाड़ियों पर राजनीति हुई, पंजाबी नंबर की गाड़ियों पर खूब वार पलटवार हुआ है। आपको देखना चाहिए क्योंकि ये चुनावी मुद्दा बन गया। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के एक बयान से दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई है, हलचल मच गई। पंजाब से दिल्ली जाने वाली गाड़ियों पर प्रवेश वर्मा ने सवाल खड़ा कर दिया है। ये तक कह दिया है कि आगे 26 जनवरी आ रही है, ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में पंजाब से दिल्ली आने वाली गाड़ियों का क्या मतलब है। प्रवेश वर्मा के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। किसने क्या कहा, सब कुछ विस्तार से सुनना चाहते हैं। सबसे पहले
प्रवेश वर्मा का ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद हो रही सियासत भी दिखाऊं। आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब से सारे इनके गुंडे आए हुए हैं, सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, कॉरपोरेटर, सब कार्यकर्ता, आज के दिन में वो केवल वो यहाँ पे नई दिल्ली विधानसभा में आकर उन्होंने डेरा डाल दिया है। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? बड़ी बात बोल गए गुरु, बड़ी बात बोल गए प्रवेश वर्मा। पंजाब की गाड़ियों को गणतंत्र दिवस से जोड़कर देखने पर हंगामा मच गया है, हंगामा। जहां कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित प्रवेश वर्मा के इस बयान के सपोर्ट में नजर आए, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रवेश वर्मा के इस बयान को बड़ा मुद्दा बना दिया है। हाँ, लेकिन गौर करिएगा, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेसी नेताओं के बीच आज खूब बयानबाजी हुई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यह तक कह दिया कि प्रवेश वर्मा पंजाबियों के योगदान पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली में पंजाब के कार वाले मामले पर कैसी राजनीति हो रही है, मैंने कहा था पहले प्रवेश वर्मा को सुन लीजिए, इसके बाद सभी नेताओं को सुनाऊंगा। सुनिए जरा। यहाँ पर सारी गाड़ियों के ऊपर में, अपनी प्राइवेट गाड़ियों के ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? अभी मेरे पास एक मैंने फोटो भी हमारे एसएचओ को भेजी थी, एक क्लस्टर में पंजाब पुलिस की गाड़ियां आई हुई हैं, उसमें कार्यकर्ता आ रहे हैं आम आदमी। जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देके इस देश को आजाद कराया, शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आप आतंकवादी कह रहे हैं। भाजपा की जिहड़ी मानसिकता है पंजाब नूं लैके, पंजाबियों नूं लैके, वो कल प्रवेश वर्मा ने जग जाहिर कर दी। अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये कोई सामान्य और छोटी बात नहीं है। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है। प्रवेश वर्मा अपने कल के दिए हुए बयान का समर्थन करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 100 करोड़ की मानहानि का केस ठोकने की बात कर रहे थे। आम आदमी पार्टी पर यह भी आरोप लगा रहे थे कि पंजाब सरकार का स्टिकर लगाकर गाड़ियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घूम रहे। फिलहाल दिल्ली चुनाव में पंजाब से आ रही गाड़ियों का मुद्दा कितना तूल पकड़ता है, ये भी आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर कहां से है? देश की खबर हो गई, अब आते हैं मध्य प्रदेश। लेकिन ये भी देश से जुड़ा मामला है। क्यों? क्योंकि अभिनेता सैफ अली खान की संपत्ति सरकार ले रही है। यह खबर तो आप कल से देख रहे हैं। कल से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि सैफ अली खान की संपत्ति सरकार ले रही है। क्यों? ये मन में आपके सवाल होगा ना कि भाई क्यों ले रही है? हजारों करोड़ की संपत्ति सरकार क्यों ले रही है? ये जानना चाहते हैं। अचानक से सरकार क्यों ले रही है? मान लीजिए आपका 10, 20, 25, 50 हजार करोड़ का या 50 करोड़ का, 5 करोड़ का कहीं प्लॉट है, जमीन है। सरकार कहे कि भाई साहब ये अब हम ले लेंगे। ये सब सवाल मन में आ रहा होगा ना आपके। सारे सवालों का जवाब मैं बताऊंगा विस्तार न्यूज़ के इस खबर के विश्लेषण। अभिनेता सैफ अली खान पर हमला हुआ। हमलावर ने चाकू से 5 वार किए और भाग गया। खबर पूरे देश में सुर्खियां बनी। करीब एक हफ्ते तक पूरे देश की नजर मुंबई पुलिस और लीलावती अस्पताल पर रही। फिलहाल सैफ अली खान घर वापस आ चुके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन इसी बीच नया मुद्दा सामने आ चुका है, और वो ये है कि सैफ के परिवार की जो संपत्ति भोपाल में है, क्या सरकार उसका अधिग्रहण करेगी, यानी कब्जे में लेगी? ये संपत्ति करीब 100, 200, 300, 400, 500, 1000 करोड़ की नहीं है, 15,000 करोड़ की संपत्ति है। कितने की? फिर से कह रहा हूं,
15,000 करोड़ की संपत्ति है, इसलिए इस खबर पर विश्लेषण कर रहा हूं। तो कैसे इसका निपटारा किया जाएगा और क्या होने वाला है, सब कुछ विस्तार से चलिए समझा देता हूं। राजधानी भोपाल में सैफ अली खान के पिता नवाब मंसूर अली खान पटौदी और उनके परिवार की करीब 15,000 करोड़ की संपत्ति पर अब सरकार कब्जा ले सकती है। कारण है 2015 से हाई कोर्ट का स्टे जो अब हटा लिया गया है। यह पूरा मामला शत्रु संपत्ति कानून के तहत चल रहा था। शत्रु संपत्ति कानून क्या है, नहीं चला था दिमाग, बताता हूं। इस खबर को सुनने के बाद आप सभी को लग रहा होगा कि शत्रु संपत्ति कानून क्या है और सैफ की संपत्ति को सरकार कैसे ले लेगी। भाई, किसी की संपत्ति कैसे ले सकती है? सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि आखिर शत्रु संपत्ति कानून क्या है। दरअसल शत्रु संपत्ति कानून 1968 में भारत सरकार ने बनाया था। इसके तहत भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्ति पर सरकार का हक होगा। समझ गए आप? बस इसी कानून के दायरे में सैफ अली खान की संपत्ति आ रही। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, मैं जानता हूं क्या सोच रहे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सैफ अली खान तो पाकिस्तान नहीं गए और इतने सालों से उनका परिवार यहां रहकर इस संपत्ति का उपयोग कर रहा है, फिर अचानक उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति कैसे हो गई? भाई, शत्रु संपत्ति के आधार पर के अधीन कैसे आ गई, आपके दिमाग में चल रहा। तो पूरा मामला शुरू से समझ लीजिए, बता दे रहा हूं। बहुत पेचीदा मामला था, ये विस्तार न्यूज समझा सकता है, देख लीजिए। सबसे पहले आपको सैफ और उनके परिवार की 2 पीढ़ियों का इतिहास बता देता हूं। 15,000 करोड़ की संपत्ति इसलिए बता रहा हूं। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां की 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी आबिदा, दूसरी साजिदा और तीसरी राबिया। बीच वाली बेटी साजिदा का निकाह इफ्तिखार अली खान पटौदी से हुआ था। इफ्तिखार अली ही सैफ अली खान के दादा थे। समझ गए आप? पूरा आपको समझा रहा हूं, देख लीजिएगा रिश्ते का पूरा आपको एक एक कनेक्शन। साजिदा और इफ्तिखार के बेटे मंसूर अली खान पटौदी थे और मंसूर अली खान का निकाह यानी शादी शर्मिला टैगोर से हुई। सैफ अली खान मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर के बेटे। अभी नहीं समझ में आया? अभी समझाता हूं। इसको समझने के लिए फिर से आपको इतिहास में चलना होगा। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां की सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान 1950 में भारत छोड़कर पाकिस्तान चली गई। अब समझ में आ गया पाकिस्तान कनेक्शन? पाकिस्तान चली गई और पाकिस्तान की नागरिकता ली 1960। देखिए, 1960 में भोपाल के नवाब का निधन हो गया और बात आई उनके उत्तराधिकारी की। भारत सरकार ने नवाब की दूसरी बेटी साजिदा यानी कि सैफ की दादी को उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके लिए 1962 में भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया था और इसी वजह से बाद में सैफ के पिता भोपाल के नवाब बने थे। पिता के निधन के बाद 2011 में सैफ अली खान को भोपाल नवाब का टाइटल मिला। ये तो बात थी भोपाल नवाब के उत्तराधिकारी की और इसके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2015 में मुंबई के शत्रु संपत्ति ऑफिस ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें भोपाल के नवाब का वारिस उनकी बड़ी बेटी आबिदा को माना गया। लेकिन आबिदा भोपाल नवाब के निधन के पहले ही कहां चली गई थी? पाकिस्तान चली गई थी। समझ गए आप? इस हिसाब से भोपाल नवाब की सारी संपत्ति पर सरकार कब्जा कर सकती है। कितने शानदार तरीके से मैंने आपको बताया, एक एक शब्द, कौन किसका लड़का, कौन किसकी बेटी, कौन किसका पिता और क्यों पाकिस्तान से इस संपत्ति का कनेक्शन जुटा और कैसे सरकार इस संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है। 25 फरवरी 2015 के इस आदेश को सैफ अली खान ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश पर स्टे लगा दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश की जबलपुर हाई कोर्ट ने अब स्टे हटाते हुए अभिनेता सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर, बहन सोहा और सबा अली खान को आदेश दिया है कि वो शत्रु संपत्ति के मामले में अपीली प्राधिकरण के पास अपना पक्ष रखें। इसलिए स्टे हटने के बाद भोपाल कलेक्टर के पास संपत्ति पर अधिग्रहण करने का पूरा हक है, अधिकार है। अब 2 नोटिफिकेशन में से किसे सही मानना है यह भी कोर्ट को तय करना है। इस मामले में हमने एक्सपर्ट से बात की है। क्या कह रहे हैं लीगल मामलों के एक्सपर्ट, सुनिए जरा।
शत्रु संपत्ति डिक्लेयर हो जाएगी कि कोई भी व्यक्ति 47 में यहाँ से चला गया और वो टाइटल उस तक ही सीमित था, टाइटल होल्डर, उसने किसी के नाम नहीं लिखा, उसने किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो उसकी संपत्ति जो होगी, जो यहाँ से जा चुका है, वो मर्जर में आएगी, शत्रु संपत्ति होगी, कस्टोडियन में आएगी वो। अब अगर सरकार भोपाल नवाब की संपत्ति अधिग्रहित करेगी तो पुराने भोपाल का आधा इलाका सरकार के कब्जे में आ जाएगा और जो संपत्ति लोगों को बेची जा चुकी है उसको अधिग्रहित करने का अधिकार भी सरकार के पास होगा। ऐसे में कलेक्टर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हमने भोपाल के कलेक्टर से बात की कि वो किस प्लान पर काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, सुनिए जरा। अभी एग्जामिन करता हूँ पूरे मामले को और क्या निर्णय हुआ है, पहले क्या निर्णय था, और आफ्टर लीगल ओपिनियन जो भी लीगली करेक्ट होगा उस तरीके से हम आगे की कार्रवाई प्रोसीड करेंगे। सर, शत्रु संपत्ति को लेकर नियम क्या कहता है? सरकार किस अधिनियम के तहत अधिग्रहित करती है और क्या उसके नियम है? नहीं, एक्चुअली जो शत्रु संपत्ति होती है वो तो सरकार की होती है और उसके अलावा जो है जो लोग छोड़ के चले गए थे, बट ये जो केस है पर्टिकुलर इसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या मामला है और क्या कोर्ट का आदेश आया, और आफ्टर एग्जामिनिंग द फैक्ट वी विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर सरकार जमीन को अधिग्रहित करेगी तो भोपाल के करीब 5 लाख लोग प्रभावित होंगे और सरकार उन्हें कहां बसाएगी ये भी बड़ा सवाल है। और सैफ परिवार भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, लेकिन ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी फैसला दे चुका है। यूपी के रामपुर में शत्रु संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि नवाबों की संपत्ति का फैसला गद्दी के आधार पर नहीं होगा बल्कि सभी वारिसों को समान रूप से बांटी जाएगी संपत्ति। अब अगर यही फैसला सैफ के मामले में भी हुआ तो भोपाल की संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है और सैफ को 1/3 संपत्ति ही मिलेगी। समझ गया? सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि सब कुछ कोर्ट पर निर्भर करता है और कोर्ट में पूरी लड़ाई 2 नोटिफिकेशन के इर्द गिर्द होगी, एक 1962 वाला और दूसरा 2015 वाला। फिलहाल आपको सैफ की संपत्ति का पूरा अपडेट बता दिया। संपत्ति सैफ अली खान को की है, लेना सरकार को है। पूछ आप रहे थे इसलिए मैंने इतना सारा इन्वेस्टिगेशन करवाया ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए। मध्य प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ही चलेंगे और घोटाला इतना शानदार किया है भाई साहब लोगों ने, इतना शानदार किया। शानदार इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए दिमाग चाहिए होता। देख लीजिए, 50 रुपए का चम्मच 800 में खरीद लिया है। क्यों खरीद लिया भाई? सरकार पैसा देती है, जरूरतमंदों को आप सामान खरीद कर दीजिए। सरकारी विभाग में क्या होता है? 50 रुपए का चम्मच 800 में खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पापा का तो लग नहीं रहा, सरकार का लग रहा है और सरकार के प्रति हमारी कोई जवाब देनी। भ्रष्टाचार भी करना है तो 50 का 800 तक करना है। अब मैं ये तो कह नहीं सकता हूं कि 50 का 60 कर लीजिए, 100 कर लीजिए। क्यों करना भाई? सरकार का पैसा क्यों चोरी करना है? घोटालेबाज हर हाल में अपना मुनाफा निकाल ही लेते हैं, फिर चाहे जो हो जाए, बड़ी चीज हो या छोटी, मुनाफे की मलाई निकालना इनके बाएं हाथ का खेल है। ये समझने के लिए आपको ये पूरी खबर देखनी चाहिए कि कैसे एक चम्मच जैसी चीज में भी घोटाला करके करोड़ों के वारे नारे किए जा सकते हैं। ऐसा हेरफेर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुआ। चलिए पूरी खबर बता देता हूं। बाजार में आप लोग बर्तन वगैरह खरीदने जाते ही होंगे, जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं ना? नहीं जाते होंगे तो धनतेरस में तो जाते ही हैं भाई। इसलिए अनुमान लगाइए कि एक चम्मच की कीमत कितनी होगी। कितनी होगी एक चम्मच की कीमत? सोच के देखिए। 10 रुपए, 20 रुपए? बहुत अच्छा चम्मच हो गया भाई साहब, बहुत अच्छा। तो 50 रुपए, चलिए 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक चम्मच की कीमत 800 रुपए है तो पहला ख्याल तो आपके दिमाग में यही आएगा कि चांदी की चम्मच है क्या भैया? लेकिन ऐसा हुआ है। कहां हुआ है, कैसे हुआ है, सब कुछ विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन खरीदे जाने थे। मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया और बजट सिंगरौली को अलॉट भी कर दिया गया। 5 करोड़ रुपए में सिंगरौली के 1550 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन खरीदे जाने थे।
लेकिन बर्तन खरीदी का जो हिसाब किताब है उसी से आप समझ जाएंगे कि कितना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है, कितना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 3 तरह के बर्तन खरीदे जाने थे। जग, चम्मच और खाना परोसने वाला चमचा, मतलब बड़ा वाला, करछुल भी बोलते हैं हमारे तरफ। इसके लिए सरकार की तरफ से जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में टेंडर जारी किया गया। टेंडर जय माता दी कॉरपोरेशन ने लिया, लेकिन बर्तन खरीद का जो हिसाब दिया उसमें झोल ही झोल है। जय माता दी कॉरपोरेशन ने 46,500 चम्मच खरीदे। 46,500 चम्मच का बिल 3,76,65,000 रुपए बताया। मतलब एक चम्मच की कीमत 810 रुपए बताई गई। ऐसे ही खाना परोसने वाले 6,200 चमचे खरीदे गए, जिनका बिल 83,57,600 रुपए बताया गया। मतलब खाना परोसने वाले एक चमचे की कीमत करीब 1,348 रुपए, और पानी पीने के लिए 3,100 जग भी खरीदे गए और इनका बिल 38,65,700 रुपए दिखाया गया। मतलब एक जग की कीमत 1,247 रुपए बताई गई। अब आप ही बताइए कि 810 रुपए की चम्मच, 1,247 रुपए का जग और 1,348 रुपए में चमचा, ये सब कहां मिलता है? कहां मिलता है? जब इतनी अंधेरगर्दी होगी तो एक बार बाजार जाना भी जरूरी है। क्या रेट चल रहा है, क्या सच में इतने में मिल रहा है, क्या इतनी महंगाई बढ़ गई? तो हमारे सहयोगी बाजार पहुंच गए ये जानने की 800 रुपए की चम्मच और 1,200 रुपए का जग कैसा होता है। देखिए हमारे सहयोगी विवेक राणा ने खूब ढूंढने की कोशिश की, मिला या नहीं मिला, देखिए रिपोर्ट जरा। राजधानी भोपाल के बर्तन भंडार में इस समय खड़े आप देख सकते हैं कि बर्तन भंडार में तमाम किस्म के जो बर्तन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बात की जाए चम्मच की तो जानते हैं भैया कितने रुपए से जो चम्मच है वह स्टार्ट होती है? देखिए चम्मच में वैरायटी अलग अलग आती है। हल्की जो होटल वाली चम्मच लेते हैं वो 5-6 रुपए की चम्मच आती है एक पीस, और उससे थोड़ी हाईएस्ट अगर लेंगे अपन तो 400-450 रुपये दर्जन भी आती है। मतलब वो आपकी, और उससे हेवी चाहिए वो तो एक चम्मच की वैल्यू 120 रुपये हाईएस्ट है हमारे पास। आपके पास कौन सी चम्मच आप दिखाइए? ये सबसे हाईएस्ट आपकी दुकान की सबसे हाईएस्ट कितने की आती है? ये 120 रुपये पर पीस। 120 रुपये पर पीस। यानी आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहा में खड़े हैं और वहाँ पे बर्तन भंडार में सबसे महंगी जो चम्मच है वह 120 रुपये की है। मगर सिंगरौली जिले की आंगनबाड़ियों की यदि बात करें वहाँ पर जो सप्लाई जो चम्मच की गई है उसकी कीमत 810 रुपये बताई जा रही है। देख लिया आपने, देख लिया आपने। लेकिन इस पूरे मामले में जिम्मेदारों से बात करना भी जरूरी है। इसलिए हमारे सहयोगी ने मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया से भी बात की है। मंत्री जी क्या चल रहा है आपके विभाग में, पूछा, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में बर्तन घोटाला हुआ है। सिंगरौली की बात करें तो आंगनबाड़ी में करीब 1500 आंगनबाड़ी ऐसी है जहां पर बर्तन घोटाला हुआ है। चम्मच की बात करें तो 810 रुपये के एक चम्मच। देखिए जो भी होगा, अगर ऐसा चीज़ होगी तो हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे और जैसा भी होगा देखेंगे उस चीज़ को। मगर मैडम बात करें आंगनबाड़ी की तो इतना बड़ा घोटाला सिंगरौली में हुआ है। चम्मच 810 रुपये का, करछी की बात करें तो 1300 रुपये की, तो किसी कंपनी को पूरा टेंडर दिया गया है। तो क्या लगता है इस पर आगे क्या आप, क्योंकि आपका विभाग है? देखिए उसमें जांच करवाएंगे, हमारे सामने ये विषय आएगा तो इसमें जांच करवाएंगे हम लोग, और जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। जांच करवाएंगे, मामला सामने आएगा तो हम तो सामने ला दिए हैं। मंत्री जी आप देख लीजिएगा, अपने विभाग के किसी बड़े अधिकारी को कहिएगा कि विस्तार न्यूज ने बहुत ही तफ्तीश से दिखा दिया है कि हाँ 810 रुपए का चम्मच खरीदा गया है। जांच करवा लीजिएगा, आश्वासन तो आपने दिया है। अब इतना बड़ा मामला है और राजनीति ना हो ये तो संभव नहीं है। तो इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की भी प्रतिक्रिया आई है, क्या कह रहे हैं वो, ये भी सुनिए। 10 रुपए की चम्मच है, 15 रुपए की चम्मच है, 700-800 रुपए, 1000 रुपए में कटोरी ये सब खरीदी गई। ये बड़ा घोटाला है और मैं समझता हूँ कि इस घोटाले में तत्काल सरकार को महिला बाल विकास अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए और जांच कराना चाहिए। सरकार अगर उसको सस्पेंड नहीं कर रही है तो इसका मतलब सरकार के मंत्री से लेकर अफसर मिले हुए, इसलिए सस्पेंड नहीं कर रहे। पूरा मामला और उस पर हो रही राजनीति
मैंने आपको दिखा दी, बता दी। लेकिन सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि 810 रुपए का चम्मच खरीद कर अगर आप सोचेंगे कि मामला दब जाएगा, तो 810 रुपए चीख चीख कर बोलेगा कि नहीं, मैं इतना महंगा चम्मच नहीं हूं। ऐसा नहीं होगा। पूरा मामला बहुत गजब है, इसलिए पूरी खबर विस्तार से बता दिया आपको। अब 810 रुपए चम्मच खरीदने वाले सोचें, जो अनुमति दी है वो सोचें, और जिन्होंने कहा है कि 810 रुपए जो बिल लगाया है सैंक्शन, वो सोचें। मंत्री जी तक हमने बातचीत पहुंचा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मध्य प्रदेश के ही एक माननीय की बात कर लेते हैं, क्योंकि विधायक जी ने थाने में प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। देख लीजिए, इनको भी बीजेपी के विधायक हैं और इन्होंने थाने में नियुक्त कर दिया है प्रतिनिधि। चलिए बता देता हूं, मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी सुर्खियों में क्यों है। विधायक जी ने बहुत ही गजब कारनामा किया। विधायक जी ने थानों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए हैं। बस इसी बात पर राजनीतिक हलचल तेज है। अब लोग वोट देकर अपना विधायक चुनते हैं ताकि विधायक जी समय पर काम आ सके। यहाँ विधायक जी जनता के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए दे रहे हैं। अब जनता विधायक जी से मिले या प्रतिनिधि से मिले, बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए विस्तार से जान लीजिए कि क्यों इस खबर को दिखा रहा हूं। शिवपुरी के पिछोर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं प्रीतम लोधी ने अपने विधानसभा के कई थानों में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया और विधायक जी ने इसके लिए अपने लेटर हेड से एक आदेश भी जारी किया। विधायक जी का ये लेटर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक जी का कहना है कि ये प्रतिनिधि थानों में बैठक भी करेंगे और समन्वय का काम भी करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है? ऐसी कोई भी है या नहीं है? और ऐसे प्रतिनिधि के अधिकार क्या होंगे, ये भी तो बड़ा सवाल है। किसी को विधायक जाए कि ये हमारा आदमी है, इसके साथ बैठक लो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब विधायक जी के इस फैसले के बाद राजनीति तो होनी थी। कांग्रेस कह रही है कि ये सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, तो वहीं भाजपा के नेताओं से खुद भी जवाब देते नहीं बन रहा है। सफाई के नाम पर यही कह रहे हैं कि शायद परिचय करवाने के लिए ऐसा कर दिया होगा। क्या कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के नेता, सुनिए। ये प्रीतम लोधी जी ने जो किया ये नया नहीं है। बीजेपी किसी नाम्स को नहीं मानती, किसी कानून को नहीं मानती। करप्शन इतना अद्भुत क्यों हुआ? क्योंकि थानों पे जो टीआई भेजते हैं उसको बिना पैसे से थाना नहीं मिलता। जो यहाँ कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओपी जो आता है वो कुछ लेन देन करके ही आता है और वो फिर जनता से उगाता है और फिर जनता से उगा के लाल डायरियाँ बनती है। किसको फिर कहाँ भेजा? यही तो लड़ाई है। तो ये प्रीतम लोधी जी जो कर रहे हैं बीजेपी का चरित्र है और संविधान का विरोधी है। चूँकि जनता के भी कई काम पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के काम पड़ते हैं, तो उस दृष्टि से उनका परिचय करा देने का उद्देश्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। संवैधानिक रूप से ऐसी किसी प्रकार के प्रतिनिधि थाने में या सरकारी विभाग में भी जाते हैं, ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। पर सुविधा के लिए ठीक है, परिचय के लिए ठीक है। विधायक जी के फैसले और उस पर हो रही राजनीति को सब कुछ दिखा दिया। लेकिन जब हम इस पूरे मामले पर विधायक जी का पक्ष जानने पहुंचे तो विधायक जी ने बहुत ही अजीब बयान दिया। विधायक जी कह रहे हैं अभी तो थाने में ही प्रतिनिधि बनाए हैं, अभी तो हर विभाग में प्रतिनिधि बनाऊंगा। पहले विधायक जी को सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए। हमने जब चुनाव लड़ा था तब प्रतिज्ञा की थी कि हम पूरी पिछोर के नागरिकों को और पिछोर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को हम विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और विधायक के बनाना चाहते हैं। वही हमने कार्य शुरू कर दिया है। हम हर विभाग में प्रतिनिधि बनाएंगे, चाहे वो थाने हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे बिजली विभाग हो, कोई सा भी विभाग हो। हम सारे विभागों के प्रतिनिधि हमने बना दिए हैं और कुछ रह गए हैं, कुछ और बनाने हैं, ताकि हमारी पूरी पिछोर विधानसभा विधायक के रूप में देखी जाए। हर कार्यकर्ता, हर विधानसभा का नागरिक अपने आप को विधायक समझे, तभी तो नंबर 1 विधानसभा बनेगी। अरे आपके भावनाओं से सब कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नियम कायदे कानून भी होते हैं। सुन लिया, विधायक जी कह रहे हैं विधानसभा के हर नागरिक को विधायक बनाऊंगा। और अभी कोई एक नागरिक कह दे चुनाव में कि विधायक जी विधायक बनाना चाहते हैं, हमें टिकट दिलवा दीजिए, आप इस बार हम जैसे विधायक बनाना चाहते तो वैसे वाले बन जाइए, तो विधायक जी घबरा जाएंगे। लेकिन ठीक है विधायक जी, आपकी बात सुनने के लिए ठीक है, बहस के लिए ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। अब ये फैसला कितना सही है और कितना गलत ये जानने के लिए हम विधानसभा के पूर्व सचिव के पास पहुंचे। क्या कहना था उनका ये भी सुनिए। नियम कायदा कानून भी तो होता है, सुनिए जरा। थानों में विधायक प्रतिनिधि तो पहली बार हम सुन रहे हैं।
देखिए, ऐसा होता है, कुछ शासकीय समितियां होती हैं जो कलेक्टर के अधीन रहती हैं। कई शासकीय समितियों में विधायक सदस्य होते हैं, तो विधायक हर बैठक में जा नहीं पाते हैं। इसीलिए शासन ने ये व्यवस्था रखी थी कि भाई विधायक जिस बैठक में सदस्य हैं और नहीं जा पाते हैं तो विधायक अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकते हैं, या कलेक्टर से पत्र व्यवहार करने के लिए नियुक्त करते हैं। कलेक्टर बताते हैं भाई हमारा पत्र व्यवहार करेगा, एक प्रतिनिधि उनका रहता है। लेकिन थानों में प्रतिनिधि होते हैं, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा तो कोई प्रावधान भी नहीं है, न कभी सुना है, न ऐसा होना चाहिए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि विधायक जी इतने प्रतिनिधि मत बनाइए कि जनता खुद कंफ्यूज हो जाए कि किसके पास जाना है, विधायक जी के पास या प्रतिनिधि के पास। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, किसी कार्यकर्ता को इतना ही कहना है कि जैसे हम प्रतिनिधि बने थे वैसे आप बन जाइए। आप भी अपने आप को विधायक महसूस कीजिएगा। 5 साल इस बार हम चुनाव लड़ लेंगे, तब आप नहीं बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर कौन सी है? अगली खबर है नक्सलियों को लगी गोली का सबूत दिखाने पहुंच गया है मेरा जाबाज साथी नीतीश गर्ग। जहां 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है, वहां सबसे पहले पहुंचा है आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज, क्योंकि विस्तार न्यूज ने यह प्रण लिया छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बदनाम किया है नक्सलवाद ने। और इसलिए एक न्यूज चैनल होने के नाते नक्सलवाद के खात्मे की एक तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है। मैं खबर दिखाने के लिए खबर नहीं दिखाता हूं, मैं छत्तीसगढ़ की पहचान को बदनाम करने वाले लोगों के लिए खबर दिखाता हूं कि देख लो नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है। नक्सलियों पर चली एक गोली का सबूत दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर आपने कहा है कि नक्सली एयरपोर्ट में उतरते ही नक्सली मिल जाते हैं, तो आप ये भी देखें कि नक्सली मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे का ऑपरेशन 70 घंटे से जारी है, अभी जारी है। आज 2 और नक्सलियों के शव बरामद हुए। अब मारे गए नक्सलियों की संख्या 16 हो गई है। पुलिस ने 2 और नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। लेकिन आज आपको गरियाबंद के उस भालू डिग्गी जंगल की तस्वीरें दिखाएंगे जहां अभी भी गोलियां चल रही हैं, गोलियों की आवाज आ रही है। नक्सलियों के खात्मे की एक तस्वीर दिखाता हूं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर वाले जिले गरियाबंद में 19 जनवरी से सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के 1000 जवान नक्सलियों को घेर कर रखे हैं। नक्सली भाग नहीं पा रहे हैं क्योंकि भालू डिग्गी के जंगल में नक्सलियों पर जवानों ने चौतरफा वार किया है। हमारे सहयोगी नीतीश गर्ग और पुरुषोत्तम पात्रा उस जंगल की ओर निकले जहां एंटी नक्सल ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक करके तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी किस रास्ते से होकर जा रहे हैं। देखिए। जिस रास्ते से गुजरे हैं जवान, वहां अब विस्तार न्यूज जा रहा है और गरियाबंद के भालू डिग्गी में जो मुठभेड़ हुई है वहां ग्राउंड जीरो आपको दिखाएगा। मैं और मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्र हम दोनों निकल चुके हैं बहुत बड़े सफर के लिए गरियाबंद मुख्यालय से दूर और आपको हर तस्वीर दिखाएंगे। देखिए पूरे कच्चे रास्ते हैं। कच्चे रास्ते करीब 1 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद खड़ी पहाड़ी है लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर। ये जो भालू डिग्गी का पहाड़ है और उसके ऊपर जो जंगल है, देखिए किस तरीके से झाड़ियां हैं और जवान इसी रास्ते से गुजरे थे। पुरुषोत्तम, ये आवाज आ रही है, किस चीज की आ रही है? निश्चित तौर पे जिस तरह से बस्तर में ड्रोन का इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन इस ऑपरेशन में पूरी तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल 5 से 6 ड्रोन लगाए गए हैं जिसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमें निशान दिखाई देने लगे हैं। ये आप देखिए, ये निशान जो है ये किसी जवान के जूते का निशान है और साफ तौर पर ये उल्टी दिशा में यानी लौटते समय का ये निशान है। ये देखिए जवानों के शौर्य साहस के निशान मिल गए हैं और विस्तार न्यूज़ पहला चैनल है पूरे देश का जो बता रहा है। ये देखिए बांस की बल्लियां काटी गई हैं, यानी कि इन्हीं बल्लियों पर बांध के जो है नक्सलियों को ले जाया गया है।
देखा आपने नीतीश किस रास्ते से पहुंच रहे हैं और पुरुषोत्तम पात्र भालू टिक्की की पहाड़ी में जाने के लिए हमारे सहयोगी ने 7 से 8 किलोमीटर का पैदल सफर तय किया है। कच्चे रास्ते में चलने के बाद पहाड़ में खड़ी चढ़ाई की गई, फिर नक्सलियों के खात्मे के सबूत दिखने लगे। जिस रास्ते से जवान ऑपरेशन के लिए निकले उसी रास्ते से हमारे सहयोगी भी निकले। पहली बार ड्रोन के जरिए जवान ऑपरेशन कर रहे हैं। ड्रोन से नक्सलियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सोचिए आप, जैसे जैसे विस्तार न्यूज आगे बढ़ रहा था, नक्सलियों के खात्मे का सबूत जंगल में दिखाई देने लगा था। मारे गए नक्सलियों को ले जाने के लिए जंगल में बांस तोड़े गए थे। बचे हुए बांस भी जंगल में जगह जगह देखने को मिले। देख लीजिए आप, जंगल में कुछ दूर अंदर चलने के बाद विस्तार न्यूज की टीम को जवानों ने घेर लिया। ऑपरेशन में शामिल जवानों ने विस्तार न्यूज के साथियों से पूछताछ की। इसके बाद अंदर की तस्वीर दिखाने की अनुमति दी। नीतीश गर्ग आगे बढ़े तो ऑपरेशन से लौटते जवान भी मिले। जवानों से भी विस्तार न्यूज ने बात की। देखिए रिपोर्ट। सुरक्षित रहना, पीछे से आवाज आ रही है। हाथ ऊपर है हमारे। ये तमाम जवान शौर्य की जो है गाथा लिखते हुए इस जंगल से आ रहे हैं और बड़े पराक्रम और बहादुरी के साथ नक्सलियों के साथ मुठभेड़ करते हुए उन्हें निस्त नाबूद करते हुए आ रहे हैं। और विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल वहीं पहुंचा है जहां ये जवान जहां से निकल रहे हैं। सही चल रहा है अंदर? सही। तो सही सब कुछ अंदर चल रहा है और ये पूरी पलटन यहाँ जो है जंगलों के बीच से जंगल को चीरते हुए निकल रही है। देखिए लंबी लाइन जो है, ये पूरी पलटन जो है निकल रही है निस्त नाबूद करके नक्सलियों को। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय करते हुए जवान आ रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑल क्लियर? आप ठीक हैं? चुनौतियां सारी पार कर। देखिए डॉग स्क्वाड भी जो है पैरेलल जो है ले जाया गया था और इसको भी सलाम है, इस डॉग को भी सलाम है। क्या नाम है इसका? इसका नाम सर जुजू नाम है सर। जुजू। जुजू। जोजो को भी सलाम है क्योंकि छत्तीसगढ़ की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जोजो जैसे जो डॉग्स हैं वो अपनी जान की बाजी खेलते हैं। ये जोजो है, इसको भी सलाम करना चाहिए। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप लोग कब यहाँ पर एंटर हुए? वो हम नहीं बता सकते हैं आपको अभी। इस जंगल में जाने से पहले घबराते थे जवान। ईमानदारी से बता रहा हूं आपको। देखिए क्या हुआ। इस पूरी तस्वीर को देखकर खुशी हो रही है। जवान कई घंटे से जंगल में डटे हुए हैं, इसलिए जवानों के लिए जंगल में ही पूरी सब्जी और चावल भेजा गया था। वो भी विस्तार न्यूज के कैमरे में कैद हुआ, लेकिन हमारे जवान इसके आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे सहयोगियों को फायरिंग की आवाज सुनाई दी, तब हमारे सहयोगी वहीं रुक गए। इसके आगे जाना सुरक्षित नहीं था। केवल 500 मीटर आगे जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है आज भी। सोचिए 500 मीटर पहले तक विस्तार न्यूज पहुंच गया है। हमारे सहयोगी जब जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो पेड़ को छलनी करते गोलियों के निशान मौजूद थे। नक्सलियों के सामान, चप्पल, ब्रश, खून के निशान, कई जरूरी सामान, नक्सलियों के खात्मे का एक एक सबूत विस्तार न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। देख लीजिए। दावे के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोई भी चैनल ये तस्वीरें आप लोगों को नहीं दिखाएगा। इसलिए नहीं दिखाएगा कि इसके मायने, इसका अर्थ और अमित शाह ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को और सशक्त करने वाली ये तस्वीरें हैं। ये सुरक्षा बलों के हौसले को और बुलंद करने वाली तस्वीर है और इसलिए और सिर्फ इसलिए पूरे देश में हमने प्रण किया है कि नक्सलवाद के खात्मे की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो की ये रिपोर्ट भी देखिए जब। ये देखिए मुठभेड़ के निशान, गोलियां ही गोलियां इधर चली हैं। ताबड़तोड़ तरीके से जो है गोलियां चली हैं, फायरिंग ही फायरिंग हुई है। किशोर गोस्वामी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम लोग कई किलोमीटर जो है यहाँ पैदल चलकर पहुंचे हैं। ये देखिए ऊपर हिस्से में गोली की आवाज आ रही है। 4 दिन से जवान यहाँ रुके हुए थे और 4 दिन से रुके हुए थे तो जाहिर सी बात है उन्होंने सर्चिंग के दौरान
गोली उठाई होगी, बहुत सारे जो खोखे उठाए होंगे, लेकिन ये खोखा देखिए ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके पीछे क्या लिखा है? 6247 12 OFB, यानी हो सकता है कि ये गोली जो है SLR की रही हो, सेल्फ लोडेड राइफल की। AK-47 की गोली ये समझ में नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि ये नक्सली की भी हो सकती है, या जिस डिग्गी की दूर में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। और यहाँ हमने सब कुछ आपको दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, पुरुषोत्तम पात्रा, विस्तार न्यूज़। ये तस्वीरें आपको कौन दिखाएगा? 1 करोड़ का इनामी नक्सली कहां मारा गया, ये अब तक किसी और चैनल ने नहीं दिखाया है। सबसे पहले विस्तार न्यूज नक्सलवाद के खात्मे का सबूत दिखा रहा है, आप लोगों तक पहुंचा रहा है। नक्सलियों पर चले एक एक गोली का सबूत देख लीजिए। गोलियों के ये खोखे नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी है। 70 घंटे से चल रहे ऑपरेशन में नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, नक्सलियों के पास बैकअप हथियार कहां से आ रहे हैं? जवानों का नक्सली कैसे सामना कर रहे हैं? कौन है नक्सलियों के मददगार? ये सब तो सवाल हैं, लेकिन आपको मैं अपने दोनों जाबाजों के पास ले जाना चाहता हूं। किशोर गोस्वामी, नितेश गर्ग और पुरुषोत्तम पात्रा के पास लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि इन तीनों के जरिए ही आपने ये रिपोर्ट देखी। इसलिए नितेश और पुरुषोत्तम और किशोर, आप तीनों को मेरा सैल्यूट है, क्योंकि आप लोगों ने जो रिपोर्टिंग होती है ना, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, खत्म होती रिपोर्टिंग को जिंदा करने का काम किया है। आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने का काम किया है कि कैसे इस प्रदेश से जब नक्सलवाद खत्म हो रहा था, तो मेरे तीन सहयोगी नितेश, किशोर और पुरुषोत्तम अपनी जान हथेली में रखकर उन पहाड़ियों में जहां जवान जाकर ऑपरेशन का लोहा लेते हैं, वहां विस्तार न्यूज का माइक थामकर एक एक तस्वीर दिखा रहे थे। नितेश, बताइए कितना कठिन था वहां पहुंचना, और आपने वहां क्या क्या देखा, और अभी आपके साथ कौन है? नितेश। बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र जी, हमें गर्व है कि हम उस जगह पर पहुंचे जहां चलपति जैसे जो नक्सली है उसका इनकाउंटर किया गया। और मैं बता दूं, भारत का हम वो पहला चैनल है, भारत का पूरे पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। अभी बहुत सारा जो जखीरा वहां पर हमने देखा, जो नक्सली है उनके साजो सामान, उनका इतिहास जो है किस तरीके से जलाया, पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की जो रणनीति बन रही थी, और जो मांद है जो जहां पर जाना, मैं आपको बताऊं 5 से लगभग 5 करीब धमाके हुए हैं, और उधर बहुत सारी जो है AK-47 की जो है चलने की गोलियां रही, लेकिन हम रुके नहीं। हमारा एक संकल्प था जो आप बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर इतना बड़ा अभियान चल रहा है तो वहां पर हमारा होना जरूरी है। वही फर्ज मैंने समझा, पुरुषोत्तम ने समझा, और हम वहां पर पहुंचे और हमने जो है 8 किलोमीटर पैदल किया, और देश का पहला चैनल बने जिसने वहां से जाकर जो है सारी चीजें दिखाई। पुरुषोत्तम मेरे साथ है, मैं उनकी भी अनुभूति पूछूंगा। पुरुषोत्तम, ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ जो है जुड़े हुए हैं। आज आप किस तरीके की चुनौतियों से आप गुजरे, आपका कैसा अनुभव रहा, और ऑपरेशन का भी जो है अपडेट आप दर्शकों को दे दीजिएगा। देखिए, अब तक ये केवल यही सुना जाता था कि भालूडिगी और ताराझर के पहाड़ में नक्सली रहते थे, लेकिन आज पहली बार वो तस्वीर हम जनता के सामने हमने रखा। और मौके पे जाने के बाद काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो वहाँ पे गोलीबारी हो रही थी उससे हम काफ़ी भयभीत तो थे, लेकिन एक जज्बा था हमारे में भी कि जिस तरह से शौर्य और पराक्रम का प्रस्तुति जवानों ने किया है, तो हम भी कम से कम उस जगह को दिखाएं। ये नक्सली का एकदम सेफ कॉरिडोर था, और सेफ जोन को पर्दाफाश या फिर पर्दे पे या टीवी चैनल पे पहली बार हमको दिखाना था। तो इसी जज्बे के साथ बिल्कुल बिना खाए पिए हम पहाड़ की चोटियों में चढ़ गए। एक AK-47 मिली है, ऑपरेशन का अपडेट दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, 1 करोड़ के और इनामी नक्सली होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि वो कौन है, थोड़ा उसे भी बताइए। देखिए, जो तलपति जिसका इनकाउंटर हुआ था, तलपति जो है वो सीधा बस्तर से उड़ीसा आ रहा था। उड़ीसा के सेंट्रल कमेटी का उसका मेंबर बनाया गया था, सेक्रेटरी बनाया गया था, और उसको लेने के लिए मनोज नाम का जो बालकृष्ण उर्फ मनोज है, मनोज अपने 16-17 साथियों के साथ यहाँ पहुँचा हुआ था इसी जगह पे। और चूंकि वो सेब जोन है, नवरंगपुर दक्षिण इलाके से होके वो
चाहे आंध्रा के लोगों को आना हो, चाहे बस्तर के लोगों को आना हो, वो सबसे पहले उदंती अभयारण्य प्रवेश करते हैं। उदंती अभयारण्य प्रवेश करने के बाद वो देवधारा जलप्रपात चाहते हैं, जो हमने अब दिखाया कि देवधारा जलप्रपात, और देवधारा जलप्रपात उनका माइल स्टोन के रूप में काम करता है। और बस उसी देवधारा से बेसराझर गए और बेसराझर से हमने पहाड़ों पे चढ़ा और वो वही ठिकाना था जिसको सुरक्षित माना जाता था। आप और पुरुषोत्तम और किशोर अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए, और एक एक तस्वीर जो आप लोग लगातार दिखा रहे हैं वो इसी तरह से दिखाते रहिए, बहुत संभल कर अपना ख्याल रखते हुए, और एक जो मर्यादा होती है रिपोर्टिंग की मर्यादा, उसका भी ख्याल रखते हुए बहुत संयमित तरीके से आपने आज उन तस्वीरों को कैमरे के सामने दिखाया है जो आज तक देश ने नहीं देखा। एक बार फिर आप तीनों को सैल्यूट। चलिए अब इजाजत दीजिए, केवल आपको अपनी खबर कहां भेजना है ये देख लीजिए, ये देख लीजिए 8282824982 में हम जो गांव कस्बों की खबर दिखा रहे हैं, जिलों की खबर दिखा रहे हैं, वो इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज रहे हैं। आपकी खबर जो आप चाहते हैं कि दिखाई जाए विस्तार न्यूज़ पर, उसको इस नंबर पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप कीजिएगा, फोन नहीं, फोन बहुत करते हैं आप लोग, केवल व्हाट्सएप कीजिए, आपकी खबर दिखाएंगे। फिलहाल मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए।